गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल बेटा अपन ने तरंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तरंग का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। तरंग का वर्गीकरण बेटा कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। 4 चीजों के आधार पर तरंग का वर्गीकरण होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेटा 4 चीजों के आधार पर तरंग का वर्गीकरण होता है। बेटा सबसे पहले अपन ने बोला था माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर बेटा कौन सा था? माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जहां पे माध्यम की जरूरत होगी उनको क्या बोला जाएगा? यांत्रिक तरंगे। जैसे बेटा रस्सी वाली तरंग, पानी वाली तरंग, इन सबके लिए माध्यम की जरूरत है। फिर उसके बाद में बेटा अपन ने बोला अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे जिनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जितनी भी मोबाइल वाली रेडिएशन आ रही है, जितनी भी रेडिएशन आ रही है, इनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है बेटा। निर्वात में भी चलेगी और माध्यम में भी चलेगी। फिर उसके बेटा उसके बाद में अपन ने मेनली पढ़ा था, इसके बाद में 1D 2D 3D वाला था एक। 1D कौन सी बेटा? रस्सी वाली तरंग। 2D कौन सी बेटा? पानी की सतह वाली तरंग। इसके बाद में 3D कौन सी बेटा? साउंड वाली या फिर लाइट वाली तरंग। फिर उसके बाद में बेटा मेन क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कंपन की दिशा और तरंग संचरण की दिशा। कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा और तरंग संचरण की दिशा। बेटा एनर्जी जिधर जा रही है वो तरंग संचरण की दिशा, कण जिधर कंपन कर रहे हैं बेटा वो कणों की दिशा। तो इन दोनों की डायरेक्शन के बेसिस पे बेटा एक टाइप की वेव तो होती थी बेटा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ वाले में बेटा अपन ने बोला था अनुप्रस्थ वाले में लंबवत रहेंगे, जो कणों के जो कंपन रहेंगे वो लंबवत रहेंगे। तरंग एक्स में जा रही है, कणों के कंपन वाई में हो रहे हैं बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। इसको एस वेव भी बोला जाता है। उसके बाद में पी वेव बेटा, पी वेव में जिधर तरंग जा रही है उधर ही कंपन रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? समांतर रहेंगे। डीओवी और डीओपी दोनों क्या रहेंगे? समांतर रहेंगे। इसको पी वेव भी बोला जाता है बेटा, पी वेव, प्रेशर वेव। ये सब बातें बेटा अपन कल कर चुके थे। अब इसके बाद में बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन किसी भी तरंग का बनना, किसी भी तरंग का फॉर्मेशन जो होता है वो 1 बाय 1 करके समझ रहे हैं कि डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वेव जनरेट होती है बेटा, वो वेव जनरेशन का मेथड पढ़ रहे हैं। वेव कैसे जनरेट होगी? फर्स्ट स्लाइड है बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। कल तक का रिवाइज कर चुके हैं। अब बेटा आज का पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, आज का पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। वेव जनरेट होने का मेथड देख रहे हैं बेटा, है ना। समझिएगा बात को, कंसेप्ट समझिएगा, है ना। कहीं भी क्वेश्चन वगैरह लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, समझिएगा बात को। ठीक है बेटा, है ना। यांत्रिक तरंग के संचरण के मूलभूत तथ्य, तरंग का बनना, तरंग बनती कैसे, वेव बनती कैसे, कैसे डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रेवल करता है। सुनना बेटा बात को। बेटा देखो रस्सी के पहले कण को, रस्सी को ऐसे टाइट बांधा हुआ है, रस्सी को एकदम ऐसे टाइट बांधा हुआ है, सामने से ऐसे दीवार से एकदम टाइट बांधा हुआ है। अच्छा बेटा रस्सी को एकदम अगर टाइट बांधा हुआ है, अब मैं पहले कण को किधर लेके जा रहा हूं बेटा? नीचे की तरफ। पहले कण को किधर लेके जा रहा हूं? नीचे की तरफ। अच्छा बेटा पहले कण को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, अब पहला कण टूट के तो नीचे नहीं आएगा, पहला कण टूट के थोड़ी नीचे आएगा। ऐसे टाइट रस्सी है बेटा, उसको नीचे ला रहा हूं तो पहला कण टूट के नीचे थोड़ी आएगा। उसके साथ साथ किसको भी लेके आएगा? दूसरे कण को भी लेके आएगा। पहला कण नीचे आएगा, इसके साथ एक चिपका हुआ है तो दूसरे को भी नीचे आना पड़ेगा। देखो बेटा दूसरे को भी नीचे आना पड़ेगा, टूट के नहीं आएगा, दूसरे को भी किधर आना पड़ेगा? नीचे। फिर दूसरे के साथ साथ किसको नीचे आना पड़ेगा बेटा? तीसरे को नीचे आना पड़ेगा। फिर तीसरे के साथ साथ किसको नीचे आना पड़ेगा? चौथे को नीचे आना पड़ेगा। देखो पहला नीचे आएगा, इसके साथ साथ दूसरा नीचे आएगा, इसके साथ साथ तीसरा नीचे आएगा, इसके साथ साथ चौथा नीचे आएगा। समझ रहे हो क्या बेटा मेरी बात को? तो बेटा मैंने देखा कि जब T/4 टाइम कोई पार्टिकल है, यहां वाला हर पार्टिकल बेटा क्या करेगा? एसएचएम करेगा। हर पार्टिकल अपनी जगह पे क्या कर रहा है? एसएचएम। वेव कैसे बनती है बेटा? पहले पार्टिकल को अपन ने एसएचएम कराया, लेकिन वो एनर्जी जो है बेटा आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है, आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है। फिर वो एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है, फिर वो एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है। हर पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम करेगा। पहला पार्टिकल अपनी जगह पे, दूसरा पार्टिकल अपनी जगह पे, तीसरा पार्टिकल अपनी जगह पे, चौथा पार्टिकल अपनी जगह पे, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे बेटा।
समझ पाओगे क्या तुम मेरी बात को? सारे पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम करेंगे, सारे पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम करेंगे। क्लियर है क्या बात? एसएचएम करते हुए, सुनना मेरी बात को, एसएचएम करते हुए अनंत कणों के समूह को तरंग कहा जाता है। एसएचएम करते हुए अनंत कणों के समूह को, अनंत कण जब एक साथ एसएचएम कर रहे हो बेटा, रस्सी पे जितने भी कण है सारे एसएचएम कर रहे हैं, अनंत कण एक साथ एसएचएम करेंगे तो बेटा सब एसएचएम कर रहे हैं, सब अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे सारे कण, तो बेटा क्या बोला जाएगा? तरंग बोला जाएगा। पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम करेगा, केवल एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगा, खुद एसएचएम करता है, दूसरे वाले को भी एसएचएम कराता है, साइड वाले को, फिर वो साइड वाला उसके साइड वाले को एसएचएम करवाता है, वो साइड वाला उसके साइड वाले को एसएचएम करवाता है। अच्छा, अब सुनना मेरी बात को, और आगे सुनना बेटा, बात को सुनना, बात को, है ना। अपन ने बोला कि पहला पार्टिकल अगर ए डिस्टेंस तक नीचे जाके आएगा, देखो पहला पार्टिकल अगर यहां तक जाके आएगा ना बेटा, तो दूसरा पार्टिकल भी यहीं तक जाके आएगा। देखो पहला पार्टिकल यहां तक जाके आ रहा है तो दूसरा वाला भी इसके साथ साथ यहीं तक जाके आएगा, बस दूसरा वाला है ना थोड़ा बाद में पहुंचेगा वहां तक, दूसरा वाला थोड़ा बाद में पहुंचेगा, तीसरा वाला थोड़ा और एक मोमेंट बाद पहुंचेगा, चौथा वाला एक मोमेंट बाद पहुंचेगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला पहुंचेगा ए दूरी तक, फिर उसके जस्ट एक मोमेंट बाद ए वाला तो ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला कहां पे आ जाएगा? ए दूरी पे, फिर सेकंड वाला ऊपर, थर्ड वाला कहां पे आ जाएगा? ए दूरी पे। लेकिन पहले वाले को तुम जितना नीचे लेके जाओगे, हर पार्टिकल उतना नीचे तक जाके आएगा, हर पार्टिकल, हर जगह का पार्टिकल उतना ही नीचे तक जाके आएगा। डन बेटा जी, फिर से सुन लीजिएगा, पहले पार्टिकल को मैं जितना नीचे तक लेके जा रहा हूं, उसके बाद हर एक पार्टिकल सेम उतना ही नीचे तक जाके आएगा, उतना ही नीचे तक जाके आएगा। इसका मतलब जितने भी कण, सारे अनंत कणों का एसएचएम का आयाम क्या होता है? सेम होता है, सबका आयाम ए। पहला वाला ए तक जाके आया तो दूसरा भी ए तक, तीसरा भी ए तक, चौथा भी ए तक। फर्स्ट स्लाइड है बेटा, सबका आयाम कितना होगा? ए होगा। फिर उसके बाद में बेटा सबका आवर्तकाल, पहले कण का जितना आवर्तकाल रहेगा उतना ही आवर्तकाल किसका रहेगा? दूसरे कण का। उतना ही आवर्तकाल किसका रहेगा? तीसरे कण का। जितने भी कण एसएचएम कर रहे हैं बेटा, सबका आयाम क्या है? सेम है। और सबका टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम, ओमेगा सेम तो एन सेम। तो बेटा जितने भी कण एसएचएम करते हैं, जितने भी कण एसएचएम करते हैं बेटा, सबका आयाम भी सेम होता है, सबका ओमेगा सेम होता है, सबका टी सेम होता है आवर्तकाल, सबका आवृत्ति सेम होती है, फ्रीक्वेंसी। डन बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा बेटा सुनिएगा बेटा, बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। कब कर समांतर में आएंगे तब? बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? समझ नहीं पा रहा हूं मैं बात को, है ना। सुनिएगा बेटा बात। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि पहला कण ने एसएचएम स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। अनंत एसएचएम करते हुए कणों का समूह क्या है बेटा? तरंगे। अनंत एसएचएम करते हुए कणों का समूह क्या है? तरंगे। बेटा सारे कण समान आयाम से, समान ओमेगा से, समान टी से, समान एन से करते हैं। अब बेटा फेज की बात करता हूं, फेज की। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या जब ये यहां तक जब ये T/4 नीचे आ चुका है, T/4 टाइम पर जब ये अपने आयाम स्थिति पर पहुंच चुका है, बेटा कितना चल चुका होगा? 90 डिग्री चल चुका होगा क्या? देखो कितना चल चुका होगा? 90 डिग्री चल चुका होगा क्या? बताओ। जब बेटा ये 90 डिग्री कवर कर चुका है, तब ये वाला स्टार्ट होने वाला है। अभी इसका कितना है बेटा? 0 डिग्री ये फेज। जब बेटा ये आधा चक्कर पूरा कर चुका है, आधा चक्कर पूरा कर चुका है, इसका फेज कितना हो चुका है? 180 डिग्री कवर कर चुका है। बेटा इसका फेज कितना है? 90 डिग्री है। और बेटा ये अभी स्टार्ट होने वाला है, इसका कितना है? 0 डिग्री है।
इसका बोलिए बेटा, जब ये पूरा एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, जब ये पूरा एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, इसका कितना हो चुका होगा बेटा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अच्छा बेटा 360 डिग्री, यहां वाले का कितना हो चुका होगा? 270 डिग्री। ये वाला कितना चल चुका होगा? 180 डिग्री। ये वाला कितना चल चुका होगा? 90 डिग्री। और ये वाला जस्ट बेटा स्टार्ट होने वाला है, 0 डिग्री फेज कवर किया है अभी इसने। सही बोल रहा हूं क्या बेटा मैं? तो बेटा जिधर तरंग जा रही है ना, उस तरफ वाले कण बाद में स्टार्ट हो रहे हैं, उस तरफ वाले कण बाद में स्टार्ट हो रहे हैं चलना, तो उनका टोटल फेज जो उन्होंने कवर किया है ओमेगा टी प्लस 5, वो उनका क्या रहेगा? कम रहेगा। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और मेरी बात को तुम है ना हाँ या ना बोल के पुष्टि करना कि तुम समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो इस कंसेप्ट को, जो मैं पूरे चित्र में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, पूरे फोटो में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। बेटा इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना तुम है ना, सुनना मेरी बात को। तरंग एसएचएम करते हुए अनंत कणों का समूह है, अनंत कणों का समूह है, जिसमें सभी कण समान आयाम ओमेगा टाइम पीरियड एन से एसएचएम करते हैं। किंतु तरंग की दिशा में बढ़ने पर कणों का फेज घटता है। बेटा देखो मैंने क्लियर डिफरेंस लिखा हुआ है कि तरंग और क्या है। बेटा तरंग एक एसएचएम नहीं है, एक कण टू फ्लो कर रहा हो, एक कण टू फ्लो कर रहा हो, तो बेटा ये एसएचएम है। एक साथ अनंत कण टू फ्लो कर रहे हो, एक साथ अनंत कण टू फ्लो कर रहे हो, तो बेटा वो क्या है? तरंग है। ये स्टेटमेंट समझ पाए हो क्या तुम? तरंग एसएचएम करते हुए अनंत कणों का समूह है, जिसमें सभी कणों का आयाम सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, टी सेम होगा, एन सेम होगा, लेकिन फेज क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। और फेज तरंग की दिशा में आगे बढ़ने पर फेज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। फेज क्या होता जाएगा बेटा? घटता जाएगा। आगे चलता हूं बेटा, है ना। अच्छा यहां पे एक चीज और बताइए मुझे, मेरी बात को सुनना बेटा, है ना। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जब पहले कण का, सुनना मेरी बात को, जब पहले कण का एक चक्कर पूरा हुआ, नीचे गया मिड पे आया, ऊपर गया मिड पे आया, जब एक एसएचएम पूरा हुआ तभी बेटा एग्जैक्ट इधर एक वेव बनती है, तभी एग्जैक्ट इधर एक वेव बनती है, तभी एग्जैक्ट इधर एक वेव बनती है बेटा। देखो जब t/4 टाइम हुआ था, इस पहले कण को चलते हुए t/4 टाइम हुआ तो कितना बना बेटा? 1/4 लूप बना। जब t/2 टाइम हुआ तो 1/2 लूप बना। 3t/4 टाइम हुआ तो 3/4 लूप बना। और बेटा जब पूरा एक t टाइम हो गया तो बेटा पूरा एक लूप बन गया वेव का। और बेटा इस एक लूप को पूरे एक लूप को, एक पल्स ऊपर एक पल्स नीचे, पूरे एक लूप को, पूरे एक लूप को, इस दूरी को क्या बोला जाता है बेटा? तरंग दैर्ध्य। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य। एक तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य मतलब क्या बेटा? एक तरंग की लंबाई। तो बेटा मैं तरंग के लिए ऐसा बोल सकता हूं कि जो दो कण तरंग में, ये वाला कण और ये वाला कण, दो कणों की बात कर रहा हूं बेटा, दो कणों की बात कर रहा हूं तरंग में, दो कणों की बात कर रहा हूं। देखो दो कणों की बात कर रहा हूं, इन दो कणों की।
तो बेटा अगर लेमडा दूरी पर दो कण है, लेमडा दूरी पर दो कण है, तो बेटा उनके बीच का कलांतर कितना होगा 2 पाई, और उनके बीच का बेटा जो समय का अंतर रहेगा, जो समय का अंतर रहेगा वो कितना रहेगा कैपिटल टी। देखो बेटा एक तरंग जितनी दूरी पर जो दो कण है उनकी बात कर रहा हूं बेटा, उनका कलांतर तो कितना रहेगा बेटा 2 पाई। इसका कला, इसकी कला क्या रहेगी 2 पाई, इसकी क्या रहेगी 0। आग ये वाला क्या रहेगा बेटा ज्यादा। तरंग की दिशा में चलने पर, तरंग की दिशा में चलने पर बेटा फेज क्या होता है घटता है। तरंग की दिशा में चलने पर फेज क्या होता है घटता है, क्योंकि उधर वाले कण बाद में स्टार्ट हुए हैं चलना। हां बेटा एसएचएम कणों का समूह है, एक कण गति करे तो एसएचएम, और कणों का समूह एसएचएम करे तो बेटा वेव। समझ रहे हो क्या बेटा मेरी बात को, यहां पर जो मैंने चीज लिखी है समझ आ रही है क्या तुम्हें। देखो लेमडा दूरी पर दो कण है बेटा, लेमडा दूरी पर दो कण है, लेमडा दूरी पर दो कण है, तो उनके बीच का जो कलांतर रहेगा वो कितना रहेगा बेटा 2 पाई का रहेगा, और उनका एसएचएम स्टार्ट होने का जो समय रहेगा बेटा, मैं फेज किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एसएचएम करते हुए कितना टाइम हो चुका है, जितने ज्यादा चक्कर लगा चुका है उतना ज्यादा फेज कवर कर चुका है। कितना फेज कवर किया है वो ओमेगा टी प्लस 5 में लिखते हैं अपन। अगर मैं तुमसे बोलूं ओमेगा टी प्लस 5 कितना है 2 पाई है, टोटल फेज कितना हो गया 2 पाई, तो इसका मतलब एक चक्कर लगा चुका है वो। मैंने बोला टी बराबर 10 सेकंड पर कितना हो गया 4 पाई, इसका मतलब 2 चक्कर लगा चुका है। मैंने बोला टी बराबर 15 सेकंड पे कितना हो गया 6 पाई, 3 चक्कर लगा चुका है। तो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा बेटा, सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा वो सबसे ज्यादा चक्कर कवर कर चुका होगा, उसके बाद वाले तो लेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो जितना लेट स्टार्ट होगा बेटा वो उतना ही, तो उसका फेज उतना ही कम रहेगा। किसी भी टाइम पर चेक करूं, किसी भी टाइम पर चेक करूं, किसी भी टाइम पर चेक करूं, इसका फेज हमेशा क्या मिलेगा ज्यादा ही मिलेगा फर्स्ट वाले का। अच्छा बेटा यहां से एक रिलेशन आता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि लेमडा दूरी पर तो कितना कलांतर होता है 2 पाई का, लेमडा दूरी पर तो कितना होता है 2 पाई का। अब मान लो मैं रेंडम दूरी पे पूछूं तुमसे कि लेमडा बाई 4 पे बताओ, लेमडा बाई 4 पे बताओ, ऐसे मैं बोलूं लेमडा बाई दूरी पर बताओ, मैं बोलूं 2 लेमडा दूरी पर बताओ कलांतर कितना रहेगा। तो बेटा अगर इस फॉर्मूले को अगर अपन जनरलाइज करना चाहे बेटा, तो इस फॉर्मूले को अगर अपन जनरलाइज करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा बराबर डेल्टा 5 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। इसको क्या बोला जाएगा बेटा पथांतर, इसको क्या बोला जाएगा बेटा कलांतर, और इसको क्या बोला जाएगा बेटा समयांतर, समयांतराल। बोलो बेटा सही है बात, फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है, यूनिटी मेथड से आया, सिंपल सी बात है, यूनिटी मेथड से आया। जैसे अपन तो डायरेक्ट यूनिटी मेथड से करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे ही नहीं, इस फॉर्मूले को भी बहुत कम लगाएंगे, डायरेक्ट यूनिटी मेथड से करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया लेमडा पर कितना 2 पाई, तो यूनिट पर कितना 2 पाई अपॉन लेमडा। देखिए बेटा अब क्या क्या पढ़ा अपन ने, माध्यम के सभी कण एक समान प्रकार की एसएचएम करते हैं, माध्यम के सभी कण एक समान प्रकार की एसएचएम करते हैं, सभी के आयाम आवर्तकाल आवर्ती कोणीय आवृत्ति एक समान होती है, परंतु इन कणों सभी कणों के कंपन के कला का कोण भिन्न भिन्न होता है। देखो बेटा माध्यम के कण अपने निकटतम कण को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं तथा अपनी माध्य स्थिति को नहीं छोड़ते हैं। ऊर्जा संचरण की दिशा को ही तरंग संचरण की दिशा कहते हैं बेटा, जिधर ऊर्जा ट्रेवल कर रही होगी उसी को क्या बोला जाएगा ऊर्जा तरंग संचरण की दिशा। अच्छा बेटा सबसे पहले मैं तरंग की समीकरण लिख लेता हूं, तरंग की समीकरण लिख लेता हूं।
सबसे पहले बेटा मैं तरंग की समीकरण लिख लेता हूं, है ना। सुनना मेरी बात को। देखिएगा बेटा, आप समझना बात को, है ना। उधर रस्सी बंधी हुई है, टाइट बंधी हुई है रस्सी। मैंने फर्स्ट नंबर वाले पार्टिकल को एसएचएम करवाना स्टार्ट किया, फर्स्ट नंबर वाले पार्टिकल को, फर्स्ट नंबर वाले पार्टिकल को। अच्छा, इस फर्स्ट नंबर वाले पार्टिकल की, जो फर्स्ट नंबर वाला पार्टिकल है, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है बेटा, इस x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के लिए बेटा अगर मैं इक्वेशन लिखूं इस वाले पार्टिकल की, तो इस वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव लिखी जाएगी क्या बेटा। एसएचएम की जनरल इक्वेशन बोलो। जो x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है बेटा, उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे। एसएचएम की इक्वेशन ये होती थी क्या, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती थी। पहले x के लोंग हो रहा था एसएचएम, बेटा अब एसएचएम y के लोंग हो रहा है, तो कण की पोजीशन y के लोंग रहेगी। y बराबर 0 से प्लस ए तक जाएगा, फिर नीचे माइनस ए तक जाएगा। तो बेटा कण की पोजीशन y की टर्म में लिख रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वहां पे भी ये लिखते थे क्या, हाँ या ना बोलते जाओ बेटा। पहले कण की समीकरण लिख रहा हूं, पहले कण की समीकरण, एसएचएम वाली समीकरण। अच्छा बेटा, अगर मैं पूरे तरंग की समीकरण लिखना चाहूं, पूरे तरंग की समीकरण लिखना चाहूं, तो पूरे तरंग की समीकरण क्या होगी, है ना, फील लेना, समझना बात को। पूरे तरंग की समीकरण क्या होगी बेटा, मैं यहां से x दूरी पर, x दूरी कोई सी भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बेटा 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो कण है वो t बराबर 2 सेकंड पर किस जगह पर है, ये मैं बता पाऊं, वो तरंग की समीकरण होगी। बेटा ये समीकरण क्या होती है कि अपन किसी भी समय पर कण की स्थिति बता पाए। अब बेटा पूरी तरंग की लिखना चाहता हूं, तो पूरी तरंग में केवल x बराबर 0 पर ही कण थोड़ी है बेटा। x बराबर 0 पर भी है, x बराबर 0.1 पर है, x बराबर 0.2 पर है, x बराबर 0.3 पर है, x बराबर 0.4 पर है। तो बेटा जनरल x डिस्टेंस वाला जो कण रहेगा उसका फेज क्या रहेगा, अगर वो मैं बता पाऊं, उस कण की स्थिति क्या रहेगी x दूरी वाले कण की, अगर वो मैं बता पाऊं बेटा, तो पूरी तरंग की समीकरण बोली जाएगी। केवल स्टार्टिंग वाले की बता पा रहे हैं बेटा, ये तो एक कण का एसएचएम है केवल बेटा। लेकिन अपन जनरल किसी भी कण की बता पाए, x बराबर 1 पुट करूं तो x बराबर 1 वाले कण की स्थिति आ जाए, x बराबर 2 पुट करूं तो x बराबर 2 वाले कण की स्थिति आ जाए, x बराबर 3 पुट करूं तो x बराबर 3 वाले कण की स्थिति आ जाए बेटा। वो वेव की इक्वेशन होगी, वो तरंग की समीकरण होगी। तो बेटा जनरलाइज करके लिखना पड़ेगा, जनरलाइज। x दूरी पर कोई कण है, रैंडम x दूरी पर कोई कण है, तो बेटा वहां वाले की इक्वेशन, वहां वाले की एसएचएम की इक्वेशन लिख दूं तो पूरे तरंग की समीकरण हो जाएगी बेटा। तो बेटा मान लीजिए मैं बोलता हूं कि x दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, x दूरी पर, x दूरी पर कोई कण है, x दूरी पर कोई कण है बेटा, इसका विस्थापन अभी कितना है, y है, माध्य स्थिति से कितना ऊपर है कण, y ऊपर है। अब बेटा y की इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना, सुनना मेरी बात को। अच्छा मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इसका फेज कितना था, ओमेगा टी प्लस फाइव था क्या, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव था क्या, देखो ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स दूरी पे आएंगे बेटा तो फेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या, फेज कम हो जाएगा क्या। इधर वाले का फेज सबसे ज्यादा रहेगा, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा एंगल कवर कर चुका है। इधर की तरफ चलने पर फेज क्या होगा बेटा, घटेगा क्या, तरंग इधर चल रही है, देखो तरंग v रफ्तार से इधर चल रही है। अच्छा बेटा अब सुनना मेरी बात को, है ना, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी वाले पर फेज कितना कम हो जाएगा, सुनना मेरी बात को। मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा लैम्डा दूरी पर, लैम्डा दूरी पर कितना फेज कम हो जाता है बेटा, 2 पाई। कितना फेज घट जाता है, 2 पाई घट जाता है। लैम्डा दूरी पर कितना फेज घट जाता है, 2 पाई। तो बेटा यूनिट दूरी पर जो फेज घटेगा वो कितना रहेगा,
लेमडा दूरी पर जो फेज कम होता है बेटा वो कितना होता है 2 पाई। यूनिट दूरी पर कितना रहेगा बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा। तो बेटा मैंने बोला एक्स दूरी पर कितना आएगा, तो एक्स दूरी पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा एक्स। देखो ये आएगा क्या, सही लिखा है क्या मैंने, यूनिटी मेथड से लिखा है बेटा, सिंपल यूनिटी मेथड से। तो बेटा इससे इतना फेज घट जाएगा, ये फेज जो है इससे कितना कम होगा 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। बेटा एक्स दूरी पर जाने पर फेज इतना घट जाता है, जितना है उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा अपन को। तो बेटा यहां वाले के लिए अगर इक्वेशन लिखूंगा, ये वाली इक्वेशन लिखूंगा बेटा y इज इक्वल टू, इस y को लिख रहा हूं बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स प्लस 5। देखो सही लिखी क्या इक्वेशन, सही लिखी क्या इक्वेशन। तो बेटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन बेटा क्या लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बेटा ये सिंप्लीफाइड रूप में लिख दिया है अपन ने, ये बेटा तरंग की समीकरण है, ये बेटा तरंग समीकरण है। बोले बेटा जी समझ पा रहे हो क्या तुम मेरी बात को। 2 पाई अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख दिया है, के लिख दिया है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। गायब तो नहीं हो गए हो भाई, हाँ ना तो बोलो, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो। एकदम सन्नाटा कैसे छा गया है। 2 पाई अपॉन लेमडा को के लिख दिया है, 2 पाई अपॉन लेमडा याद रखने में 2 पाई अपॉन लेमडा लेंथी हो जाता है, इसलिए के लिख दिया है, के लिख दिया है, शॉर्ट में याद रखने के लिए के लिख दिया है, ऐसे समझो। अच्छा बेटा फिर से सुन लेना मेरी बात को, बेटा पहला कण को अपन ने एसएचएम करवाना स्टार्ट किया था, उसको क्या लिख रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख रहे हैं। लेकिन बेटा मुझे पता है तरंग की दिशा में चलने पर फेज घटता है। अभी एक बच्चे ने पूछा माइनस क्यों लिया, अभी एक बच्चों ने पूछा माइनस क्यों लिया, एक बच्चे ने पूछा माइनस क्यों लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही मेन चीज मैं समझा रहा हूं तुम्हें। तरंग की दिशा में चलने पर फेज घटता है बेटा, इधर तरंग की तरफ चल रहे हैं अपन, तरंग की तरफ एक्स दूरी पे जाऊंगा तो बेटा फेज क्या होगा, कम होगा, इतना फेज घट जाएगा, घट जाएगा इतना फेज। क्यों बेटा, सबसे पहले यहां वाला कण स्टार्ट हुआ, यहां वाला कण स्टार्ट हुआ, आगे वाले कण बाद में स्टार्ट हो रहे हैं, बाद में स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेटा माइनस आएगा, उनके फेज कम रहेंगे। अब आ जाइए बेटा तरंग के मूलभूत अवयव, तरंग के मूलभूत अवयव। देखो बेटा इस वाली दूरी को तो क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। मुझे पता है ये तरंग का आयाम हो या किस सारे कणों का आयाम, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। बेटा तरंग का आयाम हो या कणों का आयाम, देखो तरंग का जो आयाम बन रहा है वो भी क्या किसी कण का आयाम ही है क्या, ये वाला कण जो एसएचएम कर रहा है उसका आयाम ही है, वही तरंग का आयाम है। बेटा मैं ये कह रहा हूं तुमसे उस वाले क्वेश्चन, चलो वापस आएगा वो पेज तब देख लेंगे उसको एक बार, है ना। अब अभी इधर आइए बेटा, है ना, तब आएगा तब देख लेंगे वापस एक बार, अभी आगे आएगा वो पेज वापस, तब वापस बता दूंगा एक बार। बेटा ये वाली दूरी कितनी रहेगी, आयाम रहेगी। यहां से आयाम के लिए देखो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाते हैं। कण का आयाम बराबर क्या रहेगा बेटा, तरंग का आयाम। इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी कणों का आयाम है सारे कणों का आयाम सेम होता है, वही तरंग का आयाम होता है।
आवर्तकाल बेटा, माध्यम के कण किसी एक दोलन का कंपन पूर्ण करने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाता है। बेटा आवर्तकाल का मतलब क्या होगा? बेटा लिखकर लाना पड़ रहा है, टाइम कम है, समझो तुम बात को। आवर्तकाल बेटा, आवर्तकाल मैंने बोला बेटा सारे कणों का आवर्तकाल क्या होता है? सेम होता है। सारे कणों का आवर्तकाल क्या होता है? सेम। कंपन दोलन एक ही बात है, कंपन दोलन एक ही बात है, कंपन दोलन एक ही बात है। आवर्तकाल सारे कणों का आवर्तकाल क्या होगा? सेम होगा बेटा। ऐसे तरंग का आवर्तकाल भी क्या होता है? सेम होता है। जितनी देर में पहले कण का एक चक्कर पूरा हुआ था, उतने कण में, उतने समय में बेटा एक तरंग भी पूरी बन गई थी। तो तरंग को बनने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल होता है। या डिस्टरबेंस को एक तरंग दूरी तय करने में लगा समय। देखो बेटा फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले तुमने इस वाले कण को स्टार्ट किया। जब ये वाला कण पूरा एक चक्कर पूरा कर जाता है, जब पूरा एक एसएचएम पूरा कर लेता है ये वाला कण, तब बेटा पूरी एक तरंग बन जाती है। डिस्टरबेंस यहां तक पहुंच जाता है, इस जगह तक पहुंच जाता है डिस्टरबेंस। सेम बेटा अपन वही बोल रहे हैं कि पूरी तरंग की बात करूं, तरंग का आवर्तकाल वही है जो कणों का आवर्तकाल है। तरंग की आवर्ती वही है जो बेटा कणों की आवर्ती है। और बेटा जो कणों का आयाम है वही तरंग का आयाम है। आवर्ती प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। इकाई क्या रहेगी? हर्ट्ज। कोणीय आवर्ती बेटा ओमेगा वही 2π/T या फिर 2πn। जो बेटा एसएचएम के फॉर्मूले थे वही सेम फॉर्मूले हैं यहां पर। बस एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, लेमडा। एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है बेटा, लेमडा। एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है बेटा, लेमडा। लेमडा की बेटा ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम्हें पता होगी। एक तरंग की लंबाई क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी, एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी। बेटा मुझे पता है एक आवर्तकाल में पूरा एक लूप बन जा रहा है, एक आवर्तकाल में पूरा एक लूप बन जा रहा था। अपन ने पढ़ा था एक आवर्तकाल में T/4 में 1/4 लूप, T/2 समय में आधा लूप, 3T/4 में 3/4 लूप, और जब बेटा T समय हुआ तो पूरा एक लूप। यस बेटा सही बात है। एंगल के अलावा, फेज के अलावा बाकी सब चीजें क्या है? सेम है। यह होती है समझदारी वाली बात। की पॉइंट है, एंगल के अलावा सब चीजें क्या है बेटा? सेम है। फेज के अलावा सब चीजें क्या है? सेम है। बस एक नया वर्ड और आ गया है, अपने पास। वो क्या है बेटा? तरंग दैर्ध्य। बेटा ये सारी परिभाषा है ना, दो क्रमागत संपीड़न या विदलन के मध्य की दूरी, दो क्रमागत सरंग या फिर दो क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी। बेटा इसको भी लेमडा ही बोला जाएगा, इसको भी लेमडा बोला जाएगा। सारी दूरियां क्या है बेटा? ये बराबर है। समझते होंगे तुम लेमडा को, बहुत बार पढ़ चुके होंगे लेमडा को। बेटा तरंग वेग, एकांक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी वेग चाल कहलाती है बेटा। एक समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। तरंग वेग का फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है यहां पे। तरंग वेग का फॉर्मूला बोलो बेटा, v बराबर, बेटा तुम्हें पता है क्या क्या? लेमडा दूरी तय करने में, सुनना मेरी बात को, लेमडा दूरी तय करने में, तरंग को लेमडा जितना दूर पहुंचने में, डिस्टरबेंस को लेमडा जितना दूर पहुंचने में क्या कैपिटल टी समय लगा था? क्या कैपिटल टी समय लगा था? क्या एनर्जी कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है बेटा, उसी को तरंग वेग बोला जाएगा। डिस्टरबेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसी को क्या बोला जाएगा बेटा? तरंग वेग बोला जाएगा।
तो बेटा एक चक्कर में दूरी कितनी, लैम्डा। एक लूप में दूरी कितनी, लैम्डा। एक लूप जितना डिस्टरबेंस को ट्रेवल करने में लगा समय कितना बेटा, कैपिटल टी। एक लूप जितना ट्रेवल करने में लगा समय कितना, कैपिटल टी। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, एक लूप के लिए क्या लिख देता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय बेटा। और 1/t को क्या बोलते हैं बेटा, लेमडा बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एन लेमडा आ जाएगा। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लेमडा आ जाएगा। तरंग की चाल पता करनी थी बेटा, तरंग कितनी स्पीड से दौड़ रही। तो मुझे पता है कि लेमडा डिस्टेंस, लेमडा दूरी तय करने में कैपिटल टी समय लगता है। तो लेमडा बाई टी लिखूंगा। चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टरबेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, टी समय में लेमडा दूरी तय करता है डिस्टरबेंस। वेव फॉर्मेशन में पढ़ा था मैंने, तरंग बनने के प्रक्रम में पढ़ा था। टी समय में बेटा लेमडा दूरी तय किया था। कोणीय तरंग संख्या बेटा, ये देखो कोणीय तरंग संख्या 2 पाई अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं बेटा, 2 पाई अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। इस के को क्या बोलते हैं बेटा, कोणीय तरंग संख्या। ये है बेटा कोणीय तरंग संख्या। कोणीय तरंग संख्या डायरेक्ट ये याद रखिए, कोणीय तरंग संख्या क्या बेटा, 2 पाई अपॉन लेमडा। तरंग संख्या बेटा, एकांक लंबाई में उत्पन्न तरंगों की संख्या। एकांक लंबाई में उत्पन्न तरंगों की संख्या। तो बेटा लेमडा लंबाई में, बोलो ये तो सब गलत लिखा हुआ है ना, ये सब गलत लिखा हुआ है। इधर लिख रहा हूं मैं बेटा, है ना, ये सब गलत लिखा हुआ है। यहां पे लिख रहा हूं तरंग संख्या। तरंग संख्या को किससे लिखा जाएगा बेटा, न्यू बार से लिखा जाता है, न्यू बार से। और न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 अपॉन लेमडा। तरंग संख्या, परिभाषा देखिए, तरंग संख्या की परिभाषा देखिए बेटा, एकांक लंबाई में उत्पन्न तरंगों की संख्या। मुझे पता है लेमडा लंबाई में कितनी तरंग होती है बेटा, एक तरंग। लेमडा लंबाई में कितनी होती है, एक। तो एकांक लंबाई में कितनी हो जाएगी बेटा, 1 बाई लेमडा हो जाएगी। क्या देखो, लेमडा लंबाई में बेटा एक तरंग, तो एकांक लंबाई में 1 लंबाई में कितनी हो जाएगी, 1 बाई लेमडा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा। अच्छा बेटा, एक इंपोर्टेंट बात पे आना, एक इंपोर्टेंट बात पे आना, एक इंपोर्टेंट बात पे आना। मैं तुमसे बोलता हूं कि v इज इक्वल टू क्या है बेटा, लेमडा बाई टी है। v इज इक्वल टू क्या है बेटा, लेमडा बाई टी है। सुनना मेरी बात को, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी है। एक लूप की दूरी, एक लूप तय करने में लगा समय, लेमडा बाई टी। क्या बेटा, लेकिन ये लेमडा और टी तो मुझे इक्वेशन में दिखते नहीं है। इक्वेशन में तो मुझे क्या दिखता है बेटा, ओमेगा दिखता है। जो इक्वेशन लिखूंगा मैं, इक्वेशन में तुम्हें दे देता हूं। मान लीजिए y इज इक्वल टू ए साइन 10x माइनस 10t। तो बेटा जो टाइम का मल्टीपल है वो तो ओमेगा होता है, और x के मल्टीपल को k बोलते हैं अपन। x के मल्टीपल को क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। तो बेटा अगर मुझे इक्वेशन दे रखी हो और वहां से मुझे तरंग वेग लिखना हो, तरंग का वेग, तरंग का वेग, तो बेटा अगर तरंग का वेग लिखना हो बेटा, तो इक्वेशन के पैरामीटर की टर्म में लिखना चाहता हूं मैं, ओमेगा और के की टर्म में लिखना चाहता हूं। मुझे पता है बेटा के अंदर लेमडा छिपा हुआ है, के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। और मुझे पता है बेटा ओमेगा के अंदर कैपिटल टी छिपा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो ओमेगा और टी की, ओमेगा और के की टर्म में इनको लिखा जा सकता है। तो बेटा v इज इक्वल टू क्या भी होगा, ओमेगा बाई के। v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। बेटा इसको प्रूव किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है। देखो बेटा LHS या RHS, RHS देखो, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन टी। के की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन लेमडा। 2 पाई से 2 पाई खत्म, लेमडा ऊपर टी नीचे, लेमडा बाई टी। कितना आ जाएगा बेटा, v के इक्वल आ जाएगा, बोलो।
डन क्या बेटा, समझ रहे हो क्या मेरी बात को? वी का थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन में ओमेगा दिखेगा, के दिखेगा, तो उसको ओमेगा और के की टर्म में लिखना भी जरूरी है। बेटा ओमेगा को ये v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के लिख दिया है मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट। तो बेटा v का फॉर्मूला याद रखना सब है ना, v का फॉर्मूला आगे लिखते जाएंगे, चलो जहां भी खाली पेज दिखेगा। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहा हूं। नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, इससे रिलेटेड प्रीवियस नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। जब बेटा वेव जो होती है, तरंग जो होती है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? तरंग एक माध्यम से बेटा दूसरे माध्यम में जा रही है, तरंग एक माध्यम से किस में जा रही है? दूसरे माध्यम में। जैसे बेटा एक पहले पतली रस्सी है, पतली रस्सी से किसको बांध दिया? मोटी रस्सी को बांध दिया। बेटा दो रस्सी बांध रखी है, एक मोटी रस्सी एक पतली रस्सी, और बेटा इधर से वेव जनरेट कर रहे हैं, तो वेव बेटा पतली रस्सी से किसमें भी जाएगी? मोटी रस्सी में भी जाएगी। तो बेटा तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, साउंड है बेटा, साउंड है, अपन हवा में बोल रहे हैं, आगे कहीं पानी आ गया तो पानी के अंदर भी ट्रेवल करेगा साउंड। लाइट है बेटा, लाइट है, हवा में है, पानी के अंदर भी जाएगी बेटा लाइट। तो बेटा जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तरंग एक माध्यम से किस में जाती है बेटा? दूसरे माध्यम में जब जाती है, तब की बात की जा रही है। तीन चीजें पूछी जाती है बेटा, एक तो वेग, एक तो क्या पूछा जाता है? तरंग का वेग, और बेटा एक क्या पूछा जाता है? लेमडा, और एक क्या पूछी जाती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पूछी जाती है। तो देखना बेटा क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी। बेटा तरंग का वेग, अभी एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अभी एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बार बार बोलूंगा बाद में। तरंग का वेग केवल और केवल माध्यम पर निर्भर करता है। तरंग का वेग केवल और केवल माध्यम पर निर्भर करता है। तरंग का वेग केवल और केवल माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे तुम जानते हो, सुनते हो, समझते हो कि जो तरंग, ध्वनि तरंग का वेग होता है, ध्वनि तरंग का वेग वायु में कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। चाहे मैं बोलूं, चाहे तुम बोलो, चाहे कोई भी बोले, ध्वनि कितने वेग से ट्रेवल करती है बेटा? 330 से ट्रेवल करेगी। साउंड कितने वेग से ट्रेवल करेगा? 330 मीटर पर सेकंड से, हवा में बेटा। इसका मतलब तरंग का वेग केवल और केवल माध्यम पर निर्भर करता है। बेटा समझ रहे हो क्या मेरी बात? वेग जो है किस पर निर्भर करेगा बेटा? वेग किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर निर्भर करेगा। माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम बदलेगा तो वेग बदलेगा, जब तक माध्यम नहीं बदलेगा वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलिए बेटा जी, हां या ना बोलिए। तो बेटा कण का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। जब माध्यम ही बदल चुका है तो वेग बदलेगा ही बदलेगा, वेग बदलेगा ही बदलेगा। अच्छा बेटा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। एक माध्यम से तुम दूसरे माध्यम में जा रहे हो, जिससे बेटा मैं हैंड शेक करते हैं तब की बात कर रहा हूं, ऐसे हैंड शेक करने की बात कर रहा हूं। एक इधर पतली रस्सी है, इधर मोटी रस्सी है बेटा, दोनों रस्सी मिल रही है, पतली रस्सी है बेटा, मोटी रस्सी है, दोनों रस्सी मिल रही है यहां पे बेटा। जितनी बार जो आवृत्ति होती है बेटा वो केवल स्रोत पर निर्भर करती है। मैं जितनी आवृत्ति से बोल रहा हूं उतनी आवृत्ति ट्रेवल करेगी, आवृत्ति बीच में चेंज नहीं होती है। एक बार सोर्स ने जितनी जनरेट कर दी उतनी आवृत्ति ट्रेवल करेगी बेटा। सोर्स ने अगर यह हाथ 4 बार ऊपर नीचे होगा तो इस हाथ को भी साथ साथ 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा। माध्यम चेंज हो गया लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है बेटा। ये अगर 1 सेकंड में 4 चक्कर कर रहा है तो इसको भी 1 सेकंड में 4 चक्कर करने पड़ेंगे। आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करती, ये नहीं बोलना। किस पर निर्भर करती है? स्रोत पर निर्भर करती है। आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? स्रोत पर निर्भर करती है। जो स्रोत की आवृत्ति होगी वही पूरी तरंग की आवृत्ति होगी, कहीं भी चेंज नहीं होगी फिर वो।
तो बेटा वेग किस पर निर्भर करता है? वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। बेटा आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? स्रोत पर। और बेटा लेमडा रहेगा, वो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई एन हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा माध्यम सेम है, माध्यम सेम है, माध्यम परिवर्तित हो रहा है, माध्यम परिवर्तित हो रहा है तो v भी क्या हो जाएगा बेटा? परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन आवृत्ति क्या बनी रहेगी बेटा? सेम बनी रहेगी। अच्छा बेटा ये आवृत्ति तो सेम बनी हुई है, आवृत्ति क्या बनी हुई है? सेम। v क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तित। तो v परिवर्तित होते लेमडा को भी परिवर्तित होना पड़ेगा। लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? v आएगा बेटा। तो लेमडा भी क्या हो जाएगा बेटा? परिवर्तित हो जाएगा। डन है क्या बेटा? बात समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को तुम? देखो बेटा क्लियर लिखा हुआ है, तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करने वाली राशि होती है, इन पर निर्भर करता है बेटा। देखो तरंग की आवृत्ति उसके स्रोत का गुण होती है बेटा। देखो बेटा मैंने बोला था कि यहां वाले का एसएचएम क्या लिखा जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां वाला कण भी एसएचएम ही कर रहा है तो उसकी समीकरण वैसे ही लिखी जाएगी। लेकिन बेटा जितना इसका फेज है उससे कम फेज आएगा। कितना फेज कम आएगा बेटा? फिर बता रहा हूं कैसे पता किया। कितनी दूरी पर पता कर रहे हैं? एक्स दूरी पर। तो बेटा एक्स दूरी पर जो कण होता है उसका फेज कैसे लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस फाइव। उसमें से क्या घटाएंगे? माइनस के एक्स करेंगे बेटा। जहां पर के का मतलब क्या है? 2 पाई अपॉन लेमडा है। देखिएगा बेटा इस पूरे थीटा को फेज बोला जाता है, कला बोला जाता है। देखो बेटा एक कला, कला, ये पूरा थीटा को क्या बोला जा रहा है? कला बोला जा रहा है। ये पूरी थीटा कला, ये कला है बेटा, ये कला है। ये क्या है बेटा? आयाम है, आयाम है ये आयाम। अच्छा बेटा t बराबर 0 लिख दू, x बराबर 0 लिख दू तो t बराबर 0 तथा x बराबर 0 पर क्या बचेगा? केवल 5 बचेगा। क्या बेटा? उसी को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कला कोण बोलते हैं। आगे चलता हूं बेटा, है ना। ये इनके मध्य का संबंध ये भी लिख चुके हैं क्या अपन? देखो बेटा ये भी लिख चुके हैं क्या? देखो ये भी लिख चुके हैं क्या? एन का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं एक बार फिर से। एन का फॉर्मूला क्या? लेमडा बाई टी बेटा, लेमडा बाई टी, या फिर एन लेमडा, या फिर क्या बेटा? ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के का मतलब समझ रहे हो बेटा? समीकरण में, समीकरण में किसका गुणांक है? टी का गुणांक, टी का गुणांक। और बेटा ये किसका गुणांक रहेगा? एक्स का गुणांक। ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा मतलब टी का गुणांक, के मतलब एक्स का गुणांक। समीकरण में ओमेगा के अंदर क्या छिपा होता है? कैपिटल टी। के अंदर क्या छिपा होता है? लेमडा। और लेमडा बाई टी तरंग की चाल है बेटा। तरंग की प्रकृति बताइए बेटा, तरंग की प्रकृति बताइए। देखो बेटा मुझे यह पता लग रहा है यहां पर कि एक्स दिशा में जाने पर, एक्स दिशा में जाने पर, एक्स दिशा में जाने पर फेज क्या हो रहा है? घट रहा है। एक्स दिशा में जाने पर फेज क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब तरंग की गति किधर है? एक्स। तरंग किधर गति कर रही है? एक्स में। अच्छा बेटा कण का विस्थापन लिखा हुआ है, कण का विस्थापन वाई के लोंग लिखा हुआ है क्या? देखो एसएचएम जो कर रहा है वो वाई के लोंग हो रहा है क्या? तो देखो बेटा कण कंपन, कंपन तो किधर हो रहे हैं? कणों के कंपन, कणों के कंपन, कणों के कंपन तो किधर है? वाई में। और बेटा तरंग संचरण किधर है? एक्स में।
तो बेटा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी, एस वेव हो जाएगी, एस वेव। इस वाले में बोलो बेटा कंपन भी किधर, वाई में। इधर बेटा तरंग संचरण भी किधर, वाई में। बेटा इसको क्या बोला जाएगा, अनुदैर्ध्य, पी वेव। इक्वेशन देख के समझ पा रहे हो क्या तुम बात को? इधर जो लिखा होता है जिधर जाने पर फेज घट रहा है वो तो बेटा तरंग की दिशा है, अपन ने पढ़ा है तरंग की दिशा में फेज घटता है, तरंग की दिशा में फेज घटता है। तो तरंग किधर जा रही है, एक्स में, उसमें किधर जा रही है, वाई में। बेटा कणों के कंपन किधर हो रहे हैं, वाई में। इसमें भी कणों के कंपन किधर हो रहे हैं, वाई में। चलता हूं आगे, कर लेना है तुम, है ना, अपने हिसाब से। इस वाले में बताइए बेटा, इस वाले में बताइए। इनमें होमवर्क लिख देता हूं, है ना, ये सारे HW है। बताओ बेटा, दो तरंग की समीकरण लिखी हुई है, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, दूसरी क्या लिखी हुई है, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो बेटा इस वाली समीकरण को देखिए, गौर से देखिए, सुनिए बात को, गौर से देखिए। इनके बीच का बेटा तुम्हें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है, कलांतर बताना है। लेकिन कलांतर पता करने के पहले ध्यान रखना बेटा दोनों को साइन साइन होना जरूरी है, दोनों का साइन साइन होना जरूरी है। तुम्हें पता है कोस को जब साइन में बदलते हैं तो पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं। याद है से में पढ़ा था बेटा, टिग्नोमेट्री का यूज, कोस को साइन में बदलते हैं तो पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं। बेटा ए कोस ओमेगा टी को क्या लिखते थे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखते थे। माइनस साइन होता है तो माइनस साइन को प्लस साइन में बदलते हैं तो पाई ऐड करते हैं, और माइनस कोस को बदलते हैं साइन में। सबको प्लस साइन में बदलने के लिए बोला था बेटा अपन ने। बोलो बेटा याद आ रहा है क्या तुम्हें? ऐसा 4 फंक्शन लिखवाए थे, ए कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन को प्लस साइन में बदलना हो तो पाई ऐड करते हैं, माइनस कोस को प्लस साइन में बदलना हो 3 पाई बाई 2 ऐड करते हैं। बताओ बेटा ये कोस है, कोस से अगर किस में जा रहे हो, साइन में, तो कितना ऐड कर दोगे, पाई बाई 2 ऐड कर दिया। अब बेटा ये भी साइन में आ गया, ये भी साइन में आ गया। अब लो कलांतर, ओमेगा टी माइनस के एक्स से तो ओमेगा टी माइनस के एक्स निपट जाएगा। बेटा 90 माइनस कितना करोगे, 60 करोगे। 90 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री आएगा। इन तरंगों के मध्य कलांतर बताइए बेटा, इन तरंगों के मध्य कलांतर बताइए। बेटा ये फिर से कोस में है, ये फिर से कोस में है। कोस में तो बेटा किस में बदलोगे, इसको साइन में बदलोगे, और बेटा साइन में बदलोगे तो कितना ऐड हो जाएगा, पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा। और बेटा ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू पाई बाई 3 की वैल्यू है बेटा, पाई बाई 3 की, पाई बाई 6 की वैल्यू है, पाई बाई 6 की। देखो बेटा ये पाई बाई 2 का मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2, 1.57, 1 रेडियन आ गया बेटा। डिग्री में लिखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 रेडियन। डिग्री में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। डन बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिएगा बेटा एक क्वेश्चन है शानदार, है ना, सुनिएगा बात को, सुनिएगा बात को। देखिएगा बेटा वेव समीकरण लिखनी है तुम्हें। वेव समीकरण लिखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? देखिए क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो तुमसे तरंग दैर्ध्य पता करनी है, वेग पता करना है, आवृत्ति पता करनी है तरंग की। देखो सारे बहाने तुम्हें ही आते हैं क्या, मुझे ये बताओ, सारे बहाने तुम्हें आते हैं?
या वो ऐसे बोला पढ़ते पढ़ते बोर होते रहते हैं तो चलो कुछ टाइप करते रहते हैं ना, कुछ टाइप करते रहते हैं। ऐसा है। ये क्वेश्चन तो देख रहे हो तुम? हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन ही लिख के लाऊंगा, कुछ क्वेश्चन ही लिख के लाऊंगा, क्वेश्चन लिख के लाऊंगा, सॉल्यूशन किसी किसी में आ जाते हैं। पूरा ठीक से एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए, एक अनुप्रस्थ तरंग है बेटा, एक अनुप्रस्थ तरंग है, रस्सी में से तरंगे बन रही है, ऐसे तरंगे बन रही है रस्सी में, है ना, तरंगे बन रही है। एक अनुप्रस्थ तरंग में 5th और 9th सुरंग, बेटा 5वां सुरंग और 9वां सुरंग, उसके बीच में बेटा कितनी तरंग आ जाएगी? 4 तरंग आ जाएगी। क्या देखो, 5वां सुरंग मतलब ऊपर क्रस्ट जो बनता है बेटा, 5वां सुरंग और 9वां सुरंग, 4 तरंगे आ जाएगी इसके बीच में, 4 तरंगे। देखो 5th सुरंग व 9th सुरंग, कितनी तरंग हो जाएगी बेटा? 4 तरंग हो जाएगी इसके बीच में, 4 तरंग। कि केंद्रीय विक्षोभ से दूरियां क्रमशः कितनी है? 35 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर है। यदि तरंग 5th से 9th सुरंग तक जाने में कितना समय लेती है? 2 सेकेंड। तो तरंग दैर्ध्य, वेग व आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सुनना बेटा मेरी बात को, है ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनना मेरी बात को। मैं बोल देता हूं बेटा, ये 9th सुरंग है, ये 9th है, ये वाला क्या है बेटा? 8th है, ये वाला क्या है? 7th है, ये वाला क्या है बेटा? 6th है, 7th 6th, और बेटा ये वाला 5th है। देखो बेटा, और इधर की तरफ से तरंग चलती हुई आ रही है कहीं, बेटा इसकी दूरी बोली जा रही है, इसकी दूरी जहां से तरंग स्टार्ट हुई है बेटा, वहां से इसकी दूरी कितनी बोली जा रही है? ये वाली कितनी जगह पर है? 35 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कहां पर है? 35 सेंटीमीटर। ये वाला बेटा कहां पर है? एक्स बराबर 63 सेंटीमीटर, एक्स बराबर 63 सेंटीमीटर। और बेटा यहां से यहां तक की दूरी जो रहेगी, यहां से यहां तक की दूरी बेटा वो कितनी आएगी? 28 सेंटीमीटर। और बेटा किसके इक्वल रहेगी? 4 लैम्डा के इक्वल रहेगी। देखो बेटा 4 लैम्डा की इक्वल ही रहेगी। क्या देखो, बेटा यहां से लेकर यहां तक 4 लैम्डा हो जाएंगे। क्या 4 वेव पूरी हो जाएगी? क्या 4 तरंग कंप्लीट हो जाएगी? 4 लूप बन जाएंगे। क्या देखो, तो 4 लैम्डा बराबर कितना रहेगा? 28 सेंटीमीटर। इसकी स्थिति 35, इसकी स्थिति 63, डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 28 का आएगा। अच्छा बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तय करने में, दूरी तय करने में जो समय लगा है वो कितना है बेटा? 2 सेकेंड है। कितना समय दे रखा है? 2 सेकेंड। तो तरंग की चाल पता करनी है अपन को, तरंग की चाल पता करनी है। तरंग की चाल v का फॉर्मूला सिंपल होता है। क्या? दूरी बटा समय। कितना होता है बेटा? दूरी बटा समय। कितनी दूरी तय की बेटा? 28 सेंटीमीटर। कितने सेकंड में बेटा? 2 सेकंड में। एक लूप के लिए लिख रहे थे तब भी दूरी बटा वही था समय, अब भी क्या रहेगा? दूरी बटा समय। अब एक साथ 4 लूप के लिए लिख रहे हैं, 4 लूप की दूरी कितनी? 28। 4 लूप तक चलने में लगा समय कितना? 2 सेकंड। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगी। क्या चाल कितनी आ जाएगी? 14। देखो बेटा चाल कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। क्या है? और थर्ड बराबर बेटा, थर्ड से एन आ जाएगा। क्या? वी अपॉन लेमडा कर दोगे, लेमडा आ चुका, वी आ चुका, क्या आ जाएगा बेटा? एन आ जाएगा, है ना। सिंपल सी चीजें हैं। आगे चलता हूं, ये इंग्लिश में आ गया, इसको छोड़िए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए बेटा, एक तरंग का वेग दिया हुआ है, इक्वेशन के पैरामीटर है बेटा, इक्वेशन के पैरामीटर, इक्वेशन के फॉर्मूले फिर से बता देता हूं। तो वी का फॉर्मूला याद रखना है, वी के 3 फॉर्मूले, लेमडा बाई टी, एन लेमडा, ओमेगा बाई के। बेटा वहीं के वहीं घूमते रहते हैं अपन इन्हीं फॉर्मूलों में केवल,
है ना, ऐसे एक वैल्यू दे दी जाए, दूसरी वैल्यू पूछ दी जाए। दूरी बटा समय बेटा तरंग की चाल। तरंग को जितनी दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल कर देंगे, वेग आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय बेटा। देखो तरंग की चाल दी हुई है क्या, तरंग की चाल, और एन भी दिया हुआ है क्या बेटा, एन भी दिया हुआ है क्या, वी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। लेमडा 7 कैसे आया बेटा, उसने बोला था कि पांचवा जो सुरंग है और नौवां सुरंग, तो दो सुरंगों के मध्य की दूरी तो लेमडा होती है, तो 5 और 9 के मध्य की दूरी 4 लेमडा थी पिछले वाले में, और वो 4 लेमडा कितने कैसे आएगा, 63 माइनस 35, पांचों वाला कितनी पर है, 35 पर, नौवा वाला कहां पर है, 63 पर, तो दोनों के बीच की दूरी 28, और 5 और 9 के बीच में कितने लेमडा, 4 लेमडा। यहां पर बोलिए बेटा, आ जाएगा यहां से क्वेश्चन, सुनना मेरी बात को, वेग दे दिया, वी दे दिया, एन दे दिया, वी दे दिया, एन दे दिया, तो लेमडा आ जाएगा क्या, देखो वी दे दिया, एन दे दिया, तो लेमडा आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या बेटा, लेमडा आ जाएगा क्या। देखो v इज इक्वल टू, मैं इधर से सोल्व कर रहा हूं बेटा अलग से, है ना, v इज इक्वल टू एन लेमडा, बेटा v कितना दिया 10, n कितना दिया 100, लेमडा कितना आएगा बेटा 1/10, कितना आएगा लेमडा 1/10 मीटर। देखिए ये आएगा लेमडा। अच्छा बेटा तुमसे पूछा जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर दूर कणों के इसके मध्य कलांतर बताइए, दो कणों के मध्य कलांतर बताना है, उनके मध्य की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, कितनी बेटा 2.5 सेंटीमीटर। इस लेमडा को लिख देता हूं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा बेटा तुम्हें लेमडा दूरी के लिए कितना कलांतर होता है वो पता है क्या, लेमडा दूरी का कलांतर कितना होता है, लेमडा दूरी का कलांतर लेमडा पर कितना होता है बेटा 2 पाई, एकांक दूरी पर कितना होता है बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा, और बेटा एक्स दूरी पर कितना होता है, एक्स दूरी पर कितना होता है 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय एक्स। 2 पाई की जगह 2 पाई लिख देता हूं बेटा, लेमडा कितना आया 10 सेंटीमीटर, एक्स कितना आया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 से इसको निपटाता हूं बेटा, 2.5 से इसको निपटाता हूं, कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा बेटा π/2, कितना आएगा π/2 रेडियन। ठीक है बेटा, मॉर्निंग में करवा देंगे क्लास, मॉर्निंग में करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। समझ पाए क्या लेकिन तुम मेरी बात को बेटा, पहले वो लेमडा पता करवा रहा था, फिर लेमडा पे क्या लिखोगे कलांतर 2 पाई, और किसी और दूरी पर पूछा है उसने 2.5 सेंटीमीटर पे पूछा है, जबकि लेमडा कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे तो मुझे पता है 2 पाई कलांतर होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर पर कितना होगा ये पता करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें पहचानिए और क्या पता करना है, वहां तक कैसे पहुंचोगे ये आइडिया लगाइए। देखो अब सुनना मेरी बात को, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, सुनना मेरी बात को, है ना। जो लिखा हुआ है वो देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ध्वनि का वेग लिखा हुआ है क्या, देखो v लिखा हुआ है क्या। अच्छा बेटा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, पथांतर मतलब डेल्टा एक्स लिखा हुआ है क्या, देखो डेल्टा एक्स। अच्छा बेटा ये कलांतर लिखा हुआ है क्या, कलांतर देखो कलांतर लिखा हुआ है क्या, इसको क्या बोल दूं बेटा, इस वाली क्वांटिटी को क्या बोल दूं मैं, क्या डेल्टा फाइव बोल दूं, क्या बोलूं, बोले बेटा यही आएगा। क्वेश्चन में बेटा ये डेटा गिवन है क्या तुम्हें,
अच्छा बेटा मुझे क्या पता करना है, देखो मेरे पास v है, मुझे क्या पता करना है, n पता करना है। देखो n पता करना है क्या, एन v तुम्हारे पास है, कहीं ना कहीं लेमडा ही घटा हुआ है क्या, तुम्हारे पास लेमडा ही घटा हुआ है क्या, तुम्हें n पता करना है। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, v बाई लेमडा। n इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, v बाई लेमडा। देखो v तुम्हारे पास है, लेमडा तुम्हें पता करना है। n तो तुमसे पूछा जा रहा है, तो n का फॉर्मूला लिखा तुमने v बाई लेमडा। v तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, और बाकी के दोनों जुगाड़ दे रखे ना बेटा, वो लेमडा के लिए है। बाकी के दोनों जुगाड़ जो है वो लेमडा के लिए है। अरे भाई v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो बेटा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लेमडा। बेटा लेमडा पता करने के लिए यहां से फॉर्मूला डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई के बीच का रिलेशन, डेल्टा एक्स डेल्टा फाई के बीच का रिलेशन। सुनिएगा बात को, डेल्टा एक्स के अपोन में क्या बेटा, लेमडा। इधर क्या बेटा, डेल्टा फाई के अपोन में क्या बेटा, 2 पाई। देखो ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये आ जाएगा क्या बताओ, लेमडा आ जाएगा क्या यहां से। देखो बेटा लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स कितना गिवन था क्वेश्चन में, पथांतर देख के बताओ, पथांतर कितना था, 40 सेंटीमीटर। कितना था बेटा पथांतर, 40 सेंटीमीटर था। 40 सेंटीमीटर है तो बेटा पथांतर को कितना लिख दू, 40/100। ये बेटा लेमडा। डेल्टा फाई बोलो बेटा 1.6 पाई, अपोन में कितना रहेगा बेटा, 2 पाई। पाई से पाई निपट जाएगा बेटा, कितना आएगा, 4/5। कितना आ जाएगा बेटा, 4/5। इधर कितना आ जाएगा बेटा, 4/10। और यहां क्या रहेगा बेटा, लेमडा। 4 से 4 निपट जाएगा, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर का मतलब कितना रहेगा बेटा, 50 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा लेमडा आ चुका है तुम्हारे पास, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है। देखो बेटा v की वैल्यू कितनी है, 330, और लेमडा कितना है बेटा, 1/2। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 660 हर्ट्ज आ जाएगा, 660 हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। समझो क्या बात को, देखो इसमें देखिए बेटा, बेटा इक्वेशन में जो ये लिखा होता है ये क्या होता है बेटा, आयाम होता है। ये क्या होता है, आयाम। बेटा जो टाइम का मल्टीपल है वो क्या होता है, ओमेगा। बेटा जो एक्स का मल्टीपल है वो क्या होता है, के। इसको क्या बोला जाता है बेटा, के। अच्छा बेटा ये तरंग संचरण की दिशा बताओ, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा बताओ किधर की तरफ जा रही होगी, प्लस एक्स में जा रही होगी क्या। एक्स में जाने पर, प्लस एक्स में जाने पर फेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब प्लस एक्स में जा रही है बेटा, माइनस में जाती तो प्लस के एक्स आता है। बेटा माइनस लिखा हुआ है, माइनस जब भी आ जाए बेटा याद रखना, माइनस जब भी आ जाए, माइनस के एक्स आ जाए, इसका मतलब वेग क्या है, धनात्मक है। और बेटा प्लस के एक्स जब भी आ जाए, इसका मतलब तरंग का वेग क्या है बेटा, ऋणात्मक है। तरंग का वेग क्या है बेटा, ऋणात्मक है। अच्छा बेटा मान लो तरंग बेटा अगर ऐसे ऋणात्मक में जा रही होती तो इधर जाने पे फेज क्या होता, घटता। इधर एक्स की तरफ जाने पे तो क्या होता, बढ़ता ना भाई। तरंग की दिशा में घटता है। तरंग प्लस एक्स में जा रही है तो प्लस एक्स में क्या होगा, घटेगा। और तरंग माइनस एक्स में जा रही है तो बेटा प्लस एक्स में क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर तरंग नेगेटिव में जा रही हो तो एक्स की तरफ जाने पर बढ़ता है, प्लस के एक्स लिखते हैं। याद रखना बात को, माइनस के एक्स मतलब राइट में जा रही है, प्लस के एक्स मतलब लेफ्ट में जा रही है। अच्छा तरंग संचरण की दिशा बताइए बेटा, क्या लिख दूं, प्लस एक्स लिख दूं क्या। तरंग की प्रकृति बताओ बेटा, अनुप्रस्थ हो जाएगी क्या, देखो अनुप्रस्थ। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन तो किधर है, वाई में। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन तो किधर है बेटा, वाई में। बी वाले को सोल्व कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन तो किधर है, वाई में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है बेटा, एक्स में। दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, लंबवत है। इसलिए कौन सी तरंग हो जाएगी बेटा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। आयाम बोलिए बेटा, आयाम। सी बराबर आयाम, आयाम की जगह 10 लिख दूं क्या बेटा।
कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती बेटा ओमेगा ही होगी क्या? ओमेगा बराबर क्या लिख दू? 200 पाई लिख दू क्या? टी का गुणांक ही ओमेगा होगा क्या? आवर्तकाल बेटा ई, आवर्तकाल टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह क्या लिखोगे बेटा? 200 पाई। कितना आएगा बेटा? 1/100। तरंग की चाल बेटा एफ आ जाइए, तरंग की चाल v इज इक्वल टू क्या बेटा? ओमेगा बाई के। मैंने ये बोला था बेटा ओमेगा बाई के क्यों जरूरी है? क्योंकि तरंग की समीकरण में मुझे ओमेगा दिखता है और के दिखता है, लेमडा और टी नहीं दिखते। क्या दिखते हैं? ओमेगा और के। इसलिए ओमेगा और के की टर्म में याद रहना जरूरी है। v इज इक्वल टू क्या? ओमेगा बाई के। वो अलग बात है ओमेगा में टी छिपा है, के में लेमडा छिपा है। बेटा आगे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब तरंग किधर जा रही है? राइट में जा रही है। तरंग किधर जा रही है? राइट में। आगे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब तरंग किधर जा रही है? लेफ्ट में जा रही है। तरंग लेफ्ट में जाती है तो समीकरण में एक्स के आगे क्या आता है? प्लस आता है। और तरंग राइट में जाती है बेटा, राइट में जाती है तो इसके एक्स के आगे क्या आता है? माइनस आता है। तरंग की चाल ओमेगा बाई के। ओमेगा बोलो बेटा कितना लिख दोगे? 200 पाई। ये कितना लिख दोगे बेटा? पाई बटे 9। पाई से पाई खत्म, कितना आ जाएगा? 1800। तरंग धेर दे बेटा, तरंग धेर दे। लेमडा क्या यही छिपा हुआ है क्या बेटा? इसी में के में ही लेमडा छिपा हुआ है क्या? देखो के अंदर ही लेमडा छिपा हुआ है क्या? तरंग धेर दे पता करनी है। जी नंबर वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, जी नंबर वाला क्वेश्चन। के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। बेटा के की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? पाई बाई 9। पाई बाई 9 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। पाई से पाई निपट लेगा बेटा, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कण का अधिकतम वेग बेटा, कण के अधिकतम वेग। अब यहीं पे अपन दिक्कत हो जाती है, जहां पे कण के वेग की बात आती है बेटा, वहीं से लोचा स्टार्ट होता है। बहुत से बच्चे समझ लेते हैं कि तरंग का वेग ही क्या है बेटा? कण का वेग है। तरंग का वेग ही क्या है? कण का वेग है। और यहीं पे गलती हो जाती है। कण का वेग अलग चीज है बेटा, तरंग का वेग अलग चीज है। कण का वेग अलग चीज है और तरंग का वेग अलग चीज है। कण तो बेटा ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे जा रहा है। कण का वेग तो ऊपर या नीचे होगा, ऊपर या नीचे। तरंग का वेग किधर होगा बेटा? एक्स में होगा। बेटा कण का वेग, तरंग का वेग तो ओमेगा बाई के है, लेकिन कण तो एसएचएम कर रहे हैं बेटा, कण तो एसएचएम कर रहे हैं। क्या उनका वेग तो ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लिखूंगा क्या? आपकी बार वाई के लोग कर रहे हैं। ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कण तो एसएचएम कर रहे हैं बेटा। डिस्टर्बेंस जा रहा है आगे, एनर्जी जा रही है आगे। कण का वेग और तरंग के वेग में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। कण का वेग अलग चीज है, तरंग का वेग अलग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कण का वेग तरंग के वेग पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं बेटा, है ना? क्योंकि वेग जहां पे वेग अलग अलग है, दोनों वेग अलग अलग है और बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। कण का वेग अलग चीज है, वो ओमेगा बाई के है। कण का वेग, तरंग का वेग अलग चीज है, ओमेगा बाई के है। कण का वेग अलग चीज है, कण का वेग एसएचएम कर रहा है कण बेटा। कण केवल ऊपर नीचे जाएगा, तरंग किधर जाएगी? एक्स में जाएगी। कण का अधिकतम वेग बेटा, अधिकतम वेग माध्य स्थिति पर होता है। कितना होता है बेटा? ए ओमेगा। वी मैक्स बराबर क्या होता है बेटा? ए ओमेगा। ओमेगा देखो बेटा, ओमेगा 200 पाई। ए कितना है? 10। कितना आ जाएगा बेटा? 2000 पाई। अब बेटा इंपोर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, कण के वेग। अभी अभी अपन ने बात करी कि नीट के हिसाब से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, कण का वेग। कण का वेग बेटा, है ना?
तो माध्यम के कण का वेग, रस्सी के कणों की वेग की बात की जा रही। तो बेटा रस्सी के कण तो क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, उनका वेग तो सिंपली क्या रहेगा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तरंग का वेग क्या है बेटा, तरंग का वेग ओमेगा बाई के है, लेमडा बाई टी है, एन लेमडा है। अब बेटा डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा हूं, इस पे नहीं आ रहा हूं, है ना, इस चीज पे नहीं आ रहा हूं, ये मुझे पता है, पहले जानता हूं कण का अधिकतम वेग क्या होता है, ये होता है कण का वेग क्या होता है बेटा, v बराबर ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एक कण का वेग है बेटा, है ना, कण का वेग है, माध्यम के कण का वेग, ये जानता हूं बेटा मैं फॉर्मूला पहले से ही। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये है जैसे मान लीजिए मैं किसी टाइम पर तुम्हें वेव का फोटो दे दूं, y और x का ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, y और x का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब वेव का फोटो दिया हुआ है, किसी टाइम पर वेव का फोटो दिया हुआ है, ये तरंग का फोटो है बेटा, तरंग का फोटो, y और x के ग्राफ का मतलब क्या है, तरंग का फोटो, किसी क्षण तरंग का फोटो है बेटा ये, किसी नियत टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर, t बराबर 2 सेकंड का फोटो दे रखा है, मान लीजिए t बराबर 2 सेकंड पर तरंग कैसे दिख रही है, इस टाइप की दिख रही है तरंग। तो बेटा सारे कण ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहे होंगे, तो मैं t बराबर 2 सेकंड पे फोटो दिया मैंने पूछा कि ये वाला कण किधर जा रहा होगा, ये वाला कण ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, ये वाला कण ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, ये वाला कण ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, ये वाला कण ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। बेटा तरंग में सारे कण ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं बेटा, स्पेशल क्वेश्चन बनता है इस पे कि कण के जो कण का वेग रहेगा वो किधर रहेगा, ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, कण का वेग ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पे। तरंग में सारे कण अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेंगे, किसी भी टाइम का फोटो दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इस टाइम पर ये कण किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे जा रहा होगा। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। तो बेटा अगर इस y का, अगर y का मैं t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, तो बेटा कण का वेग आ जाता है। लेकिन बेटा मुझे ग्राफ y और x का दिया रहेगा, y और x का दिया रहेगा, तो बेटा मैं dy बाई dx की टर्म में, स्लोप की टर्म में जानना चाह रहा हूं, स्लोप की टर्म में क्या आएगा फॉर्मूला। तो सुनना बेटा बात को, वही बता रहा हूं तुम्हें, ये रिलेशन होता है बेटा, सुनना मेरी बात को। ये रिलेशन होता है, सुनना बेटा मेरी बात को। मैं तुमसे बोलूं किसी भी समय पर तुम्हें कण का वेग बताना है, तो कण का वेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां पर क्या आता है, माइनस प्लस वी, क्या आता है बेटा, माइनस प्लस वी, और क्या आता है बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल वाई अपॉन बेटा डेल एक्स। सुनना बेटा मेरी बात को, इसका मतलब क्या है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि किसी टाइम पे तुम्हें कण का फोटो दे दिया, ऐसे तरंग का फोटो दे दिया, ये y है बेटा, ये x है, और ये तरंग का फोटो दिया हुआ है तुम्हें t इज इक्वल टू टी नोट पर, t इज इक्वल टू टी नोट पर तुम्हें तरंग का फोटो दिया हुआ है बेटा। अगर t इज इक्वल टू टी नोट तरंग पे तुम्हें तरंग का फोटो दिया हुआ है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए तरंग इस तरफ चल रही है, किधर चल रही है बेटा, राइट में चल रही है, तरंग किधर चल रही है, राइट में चल रही है, और बेटा यहां पर इस वाली जगह पर तुमसे पूछा जा रहा है कि इस वाली जगह पर क्या बताइए बेटा, इस वाली जगह पर क्या बताइए, कण का वेग बताइए, कण का वेग किधर होगा, कण का वेग किधर होगा। तो बेटा मैंने बोला इस वाले बिंदु पर जो ढाल आएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो ढाल तो क्या हो जाएगा बेटा, ढाल तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कण के वेग का फॉर्मूला देखना बेटा, तरंग की चाल गुणा डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या है बेटा, वाई एक्स ग्राफ का ढाल, क्या रहेगा बेटा, वाई एक्स ग्राफ का ढाल। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, पर्टिकुलर कण का वेग पूछा जाता है।
बेटा ये माइनस कब काम में लिया जाता है? जब तरंग किधर जा रही हो? राइट में जा रही हो। तरंग किधर जा रही हो? राइट में। ये कब काम में लिया जाता है? जब तरंग किधर जा रही हो बेटा? लेफ्ट में जा रही हो। और इसका मतलब क्या है बेटा? ये चीज लिखी हुई, इसका मतलब क्या है बेटा? ढाल है, टेन थीटा है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखना बात को, तरंग किधर जा रही है बेटा? राइट में जा रही है। क्या राइट में जा रही है? तो आगे कौन सा साइन लिखोगे बेटा? नेगेटिव लिखोगे। कौन सा साइन लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। केक्स की वजह से आता है, ये माइनस केक्स की वजह से आता है। राइट में जाने पर माइनस केक्स आता था, तो यहां पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। लेफ्ट में जाने पे प्लस आता था, तो यहां पे भी क्या आएगा? प्लस आएगा। सोल्व कर रहा हूं बेटा, सुनना मेरी बात को, सोल्व कर रहा हूं यहां से। इस वाले पी पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पी पॉइंट के लिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, तो बेटा राइट में जा रही है, राइट में जा रही है, राइट में जा रही है, तो क्या लिखूंगा बेटा? माइनस लिखूंगा, माइनस वी लिखूंगा इसको। अच्छा बेटा यहां पे ढाल भी क्या है? ऋणात्मक है। ढाल भी क्या है? ऋणात्मक है। तो बेटा क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसका मतलब बेटा कण किधर की तरफ जा रहा होगा? ऊपर की तरफ जा रहा होगा। किधर की तरफ जा रहा होगा? ऊपर की तरफ। फिर आगे चलता हूं थोड़ा। यहां पर देखिए बेटा, हर कण का वेग बताना है। हर कण का वेग, किन कणों का वेग ऊपर की तरफ है? किन कणों का वेग ऊपर की तरफ है? बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूले को तो छोड़िए, अब मेरे कंसेप्ट पे आइए ना। मैं बता रहा हूं तुम्हें एक चीज, है ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें एक चीज, सुनना मेरी बात को। प्रत्येक कण खुद से पीछे वाले कण को फॉलो करता है। प्रत्येक कण खुद से पीछे वाले, प्रत्येक कण खुद से पीछे वाले कण को फॉलो करता है। सुनना बेटा मेरी बात को। जैसे सबसे पहले इस कण ने चलना स्टार्ट किया, इस कण ने चलना स्टार्ट किया, तरंग आगे जाएगी। अब बेटा ये वाला कण जो रहेगा, इससे पीछे वाले कण को फॉलो कर रहा है, पीछे वाले कण को। तरंग तो आगे जा रही है, ये कण किसको फॉलो कर रहा है? पीछे वाले को। इसके साथ साथ किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसके साथ साथ किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसके आगे वाला कण, जिधर से तरंग आ रही है बेटा, जिधर से तरंग आई होगी, कोई भी कण हो, अपने अब खुद से पीछे वाले कण को फॉलो करता है बेटा। तरंग उधर से आ रही होती है, पीछे की तरफ से तरंग आ रही होती है। सबसे पहले ये वाला कण चलेगा, फिर इसके बाद वाला कण चलेगा, फिर इसके बाद वाला कण चलेगा, फिर इसके बाद वाला कण चलेगा। हर कण खुद से पहले वाले को फॉलो करेगा। सीधा याद रखना है बेटा, कोई भी कण हो, तरंग में कोई सा भी कण हो, माध्यम का कोई सा भी कण हो, खुद से पीछे वाले कण को फॉलो करता है। अब सुनना मेरी बात को, इस कंसेप्ट को बता रहा हूं यहां पे। देखो बेटा, एक के दो तरफ कण है ना, सुनना मेरी बात को, एक के दो तरफ कण है, दोनों तरफ कण है, एक आगे की तरफ बेटा और एक पीछे की तरफ। बताओ कौन से वाले कण को फॉलो करेगा? पीछे वाले कण को। इस एक के पीछे वाला कण देखो रस्सी में किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है क्या? यहां है क्या? नीचे की तरफ है क्या पीछे वाला कण? देखो तो बेटा ए वाला कण भी किधर जाएगा? नीचे जाएगा। ए वाला कण भी किधर जाएगा बेटा? नीचे जाएगा। ए वाला कण किधर जाएगा बेटा? नीचे की तरफ जाएगा। बी वाले कण का वेग क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा, क्योंकि ये कहां पर है? चरम स्थिति पर है। एसएचएम में चरम स्थिति पर वेग क्या होता था? जीरो। चरम स्थिति पर वेग क्या होता था? जीरो। जो बेटा कण एक्सट्रीम पे दिखेंगे, चरम स्थिति पर दिखेंगे, उनका वेग तो क्या रहेगा? जीरो। एसएचएम में चरम स्थिति पर वेग क्या होता था? जीरो। अच्छा सी वाले कण के लिए देखो बेटा, सी वाले कण के लिए आगे वाला कण भी देख रहा हूं और पीछे वाला कण भी देख रहा हूं। देखो बेटा आगे वाला कण तो किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है क्या? यहां से आगे वाला कण देखो कहां है? नीचे है, नीचे की तरफ है। देखो पीछे वाला कण किधर है बेटा? ऊपर की तरफ। सी वाला किसको फॉलो करेगा? पीछे वाला कण। इससे पीछे वाला कण किधर है? ऊपर की तरफ है, तो सी वाला कण भी किधर जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। ए वाला कण किधर आएगा बेटा? नीचे आएगा। डी वाले कण को देखो, डी के पीछे वाला कण, पीछे वाला कण, आगे वाला कण, आगे की तरफ देखो वेव किधर है? नीचे।
पीछे की तरफ देखो वेव के कण किधर है, ऊपर, तो डी वाला कण किधर जाएगा बेटा, ऊपर। ई वाले का वेग क्या होगा बेटा, 0, एक्सट्रीम पर है। एफ के पीछे देखो, एफ के पीछे, पीछे वाला कण किधर है बेटा, नीचे, पीछे वाला कण किधर है, नीचे, तो देखो बेटा एफ बी किधर आएगा, नीचे। जी के पीछे वाला कण देखो बेटा, पीछे वाला कण किधर है, नीचे, तो जी भी किधर आएगा, नीचे। आई के पीछे वाला कण देखो बेटा किधर है, ऊपर, तो आई भी किधर जाएगा, ऊपर। पीछे वाला कण, खुद से पीछे वाला कण ऊपर होगा तो उसको फॉलो करते करते खुद भी ऊपर। देखिए बेटा डन है, डन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, ये जो भी 1 2 3 क्वेश्चन लिखे हैं इंग्लिश में है, लेकिन समझ में आ जाएंगे तुम्हें, सब होमवर्क है तुम्हारे, ये सब होमवर्क रहेंगे। अब बेटा तीव्रता की बात कर रहा हूं, तीव्रता की बात कर रहा हूं, तीव्रता, तीव्रता की बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाऊंगे बेटा, तीव्रता की बात करूं तो फॉर्मूले पे आ जाऊं क्या। तीव्रता का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जैसे लाइट है बेटा, लाइट है, लाइट है, लाइट का बल्ब, बल्ब, जैसे मान लो बल्ब से रेडिएशन निकले, है ना बेटा, बल्ब से रेडिएशन निकले, बल्ब से रेडिएशन निकले, तो बेटा बता यहां पे रेडिएशन पास पास है क्या, देखो यहां पे रेडिएशन पास पास है क्या, आगे चल के रेडिएशन बेटा दूर दूर हो गई है क्या। इसका मतलब बेटा आगे चल के तीव्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में कितनी तरंगे है बेटा, उसको तीव्रता बोला जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है बेटा तीव्रता का, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी। ए का मतलब क्या रहेगा बेटा, ए का मतलब क्या रहेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, आयाम, आयाम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ए का मतलब क्या रहेगा यहां पर, आयाम। एन का मतलब क्या रहेगा, आवृत्ति। रो का मतलब क्या रहेगा बेटा, घनत्व। चलो कल बात करेंगे बेटा इसके बारे में ना, अब छुट्टी करते हैं, आज बहुत है। ठीक है बेटा जी, बाय बाय बाय, गुड नाइट, मस्त रहिए, कल पढ़ते हैं तीव्रता।